बीए द्वितीय वर्ष के इस पेपर तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के अंदर अपन ने विगत कक्षाओं के अंदर तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन तुलनात्मक राजनीति के इतिहास के बारे में विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों आपको पता है, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का एक अनुषंगी विषय है। राजनीति विज्ञान के अंदर सिद्धांत निर्माण के अंदर तुलनात्मक राजनीति का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। विशेषकर तुलनात्मक राजनीति जो शब्द है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु का एक क्षेत्र बना। लेकिन तुलनात्मक राजनीति के अगर अपन इतिहास पर बात करें तो तुलनात्मक राजनीति का इतिहास उतना ही पुराना है जितना राजनीतिक चिंतन। जब से मानव के राजनीतिक व्यवहार, राज्य, संस्था, सरकार के बारे में अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसी के साथ साथ कुछ कम अधिक मात्रा में सभी संस्थाओं की तुलना करना और उसके विश्लेषण और अध्ययन के बाद में सिद्धांत निर्माण करने की प्रक्रिया चलती आ रही है। तुलनात्मक राजनीति के अंदर फर्क इतना आया है कि सबसे पहले तुलनात्मक विश्लेषण का महत्व होता था और वर्तमान में उस तुलनात्मक विश्लेषण का जगह जो है वो तुलनात्मक राजनीति ने ले लिए। तुलनात्मक राजनीति का इतिहास के बारे में अपन बात करें तो तुलनात्मक राजनीति के विकास के 3 चरण रहे हैं। सबसे पहला है द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व तुलनात्मक राजनीति। अपन अगर तुलनात्मक राजनीति के इतिहास पर चर्चा करते हैं तो इसके कुछ 3 चरण हैं। उसमें सबसे पहला चरण है द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व तुलनात्मक राजनीति किस अवस्था के अंदर थी। प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तुलनात्मक राजनीति, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुलनात्मक राजनीति का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव का राजनीतिक चिंतन। मानव के राजनीतिक चिंतन की शुरुआत जैसा कि प्लेटो से मानी जाती है। प्लेटो राजनीतिक चिंतन पर शुरुआत करने वाला पहला व्यक्ति था यूनान के अंदर, और प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने सबसे पहले राजनीति विज्ञान के अंदर तुलनात्मक पद्धति का समावेश किया। अरस्तु वह राज्य वैज्ञानिक था जिसने अपने सिद्धांतों का निर्माण करने से पहले उस समय की 158 संविधानों का अध्ययन किया। उस 158 संविधानों की समानताओं और असमानताओं का विस्तृत अध्ययन करने के बाद में अरस्तु ने अपने सभी राजनीतिक सिद्धांतों का या अपने समय के जितने भी अपने राजनीतिक सिद्धांत थे उनका प्रतिपादन किया। हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि बीज रूप के अंदर, शुरुआती स्टेटस के अंदर अरस्तु वह पहला राजनीति वैज्ञानिक था जिसने सिद्धांत निर्माण के अंदर विभिन्न संस्थाओं की तुलना करने और उनका विश्लेषण करने के बाद में ही आगमनात्मक पद्धति के आधार पर सिद्धांत निर्माण की तरफ आगे बढ़ा। उसने अपने सिद्धांतों का निर्माण करने से पहले 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके पश्चात संविधान निर्माण का कोशिश किया। उसके बाद में अरस्तु के बाद में तुलनात्मक राजनीति का सबसे अधिक प्रयोग सिद्धांत निर्माण में करने वाले विचारक हैं मैकियावली। मैकियावली को पुनर्जागरण का शिशु कहा जाता है। पुनर्जागरण के दौर में मैकियावली ही वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने सभी सिद्धांत निर्माण के अंदर मानव और शासन किस तरह से किया जाता है इस बिंदु को बीच में रखकर अपने सिद्धांत का निर्माण किया। मैकियावली अपने सिद्धांत निर्माण के अंदर इतिहासवाद का सहारा लेता है। वह अपने जमाने की, अपने समय से पूर्व के इतिहास का विस्तृत अध्ययन करने के बाद में एक राजा को या एक शासक को किस तरह से शासन करना चाहिए उसका विवरण अपनी पुस्तक प्रिंस के अंदर करता है। प्रिंस के अंदर उसने इतिहासवाद के आधार पर ही अपने सिद्धांतों का निर्माण किया है। इतिहास के विभिन्न कालों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में ही मैकियावली एक सिद्धांत निर्माण या एक शासन को किस तरह से शासन करना चाहिए इस बिंदु तक पहुंचता है। मैकियावली के बाद में इस बिंदु पर सबसे पहले मोंटेस्क्यू ने इस
तुलनात्मक राजनीति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, या इस तुलनात्मक अपने सिद्धांतों के निर्माण के अंदर तुलना का सहारा लेने वाला तीसरा व्यक्ति मॉन्टेस्क्यू को प्रमुख रूप से माना जाता है, जिसने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा, इस पुस्तक की रचना करते वक्त उसने उस अपने जमाने की इतिहास का, अपने जमाने की राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में है वह स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना करता है और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिस्थापन करता है कि जितने भी संस्थाएं हैं वो एक दिन के अंदर या रात के अंदर नहीं बनती है, बल्कि जिस तरह से पौधे का या बालक का स्नेह स्नेह विकास होता है, उसी तरह राजनीति विज्ञान के अंदर संस्थाओं का धीरे धीरे विकास होता है और इस विकासवादी उसको विकासवाद का जनक भी कहा जाता है। तुलनात्मक राजनीति के इतिहास विकास का जो दूसरा चरण जो है वो मैं यहाँ नोट कर देता हूं, वो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का चरण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का चरण, यानी 1949 के बाद में तुलनात्मक राजनीति के विकास के अंदर दो महत्वपूर्ण विद्वानों हेक्सर और मैक्रेडिस, हेक्सर एवं मैक्रेडिस का भी तुलनात्मक राजनीति के विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तुलनात्मक राजनीति के अंदर जो तुलनाएं की जाती थी वो किसी भी देश की या किसी भी शासन व्यवस्था की केवल औपचारिक संस्थाओं की ही तुलना की जाती थी। औपचारिक संस्थाओं से तात्पर्य है कि जिन संस्थाओं का संविधान के अंदर या कानून के अंदर उल्लेख कर दिया गया है, उन्हीं संस्थाओं की आपस में तुलना करने के बाद में निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति जो थी वो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले थी। लेकिन इस प्रवृत्ति के कारण द्वितीय विश्व युद्ध आते आते इस प्रवृत्ति की एक कमजोरी यह महसूस की गई कि इससे मानव के राजनीतिक व्यवहार का समग्रता के साथ अध्ययन नहीं हो पाता है, मानव के राजनीतिक व्यवहार का सांगोपांग अध्ययन नहीं हो पाता है और इस वजह से तुलनात्मक राजनीति की जो प्राचीन अध्ययन पद्धतियां थी वह मानव के राज वैज्ञानिकों को सही निष्कर्ष तक या सही राजनीतिक निर्माण में सहयोग प्रदान नहीं कर पाती थी। अंततः हेक्सर और मैक्रेडिस के द्वारा तुलनात्मक राजनीति के अंदर उन सभी अध्ययन पद्धतियों जो दूसरे राजनीति विज्ञानियों या दूसरे अनुशासनों के अंदर डेवलप थी, उनका तुलनात्मक राजनीति के अंदर हेक्सर और मैक्रेडिस के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया और उन्होंने ही तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र को बहुत ज्यादा विस्तृत कर दिया। जहां एक और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तुलनात्मक राजनीति या तुलना करने का आयाम जो था वो पश्चिमी राष्ट्रों विशेषकर अमेरिका और यूरोप के देशों तक ही सीमित था, लेकिन जब उन्हें लगा कि हेक्सर और मैक्रेडिस को लगा कि इस तरह का जो पाश्चात्य समाज विज्ञानों पर आधारित जो राजनीतिक अध्ययन है वह मानव की या संपूर्ण दुनिया के लिए एक अच्छा सिद्धांत बनाने में मददगार नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने एशिया और अफ्रीका के जो विकासोन्मुख देखे थे वहां के समाजों का, वहां की राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के अंदर तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत किया। और तुलनात्मक राजनीति के विकास का जो तीसरा चरण है वो है तुलनात्मक राजनीति के विकास का वर्तमान चरण। तुलनात्मक राजनीति के विकास का वर्तमान चरण। तुलनात्मक राजनीति के इतिहास के अंदर अपन जो विकास की बात कर रहे हैं, तुलनात्मक राजनीति के विकास का जो तीसरा चरण है वह कमोबेश व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का युग है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अंदर डेविड स्टन और दो महत्वपूर्ण विद्वान इसमें आते हैं, डेविड स्टन, हामंड एवं पावेल एवं डायस। डेविड स्टन ने अपने संरचनात्मक उपागम
संरचनात्मक उपागम, आमंड और पावेल द्वारा संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक उपागम, और डायस ने संचार सिद्धांत, इन सिद्धांतों के आधार पर तुलनात्मक राजनीति के विकास की बात की है। द्वितीय विश्व के तुलनात्मक राजनीति के इस तृतीय चरण के अंदर जिन विद्वानों का सबसे अधिक तुलनात्मक राजनीति के विकास के अंदर योगदान रहा है वो है डेविड स्टर्न, आमंड और पावेल और डायस। डेविड स्टर्न ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए संरचनात्मक उपागम का सहारा लिया और इसके अंदर वो कई शब्दावलियां उपयोग करता है, जैसे मांग करता है, समर्थन करता है, फीडबैक करता है इत्यादि, आगत करता है, निर्गत करता है। इन शब्दावलियों के आधार पर उन्होंने विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की संरचनाओं का एक तुलनात्मक खाका राजनीति विज्ञानियों के सामने रखा और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति का बल दिया। इससे थोड़ा आगे बढ़कर आमंड और पावेल ने इसके सिद्धांत के अंदर सोचा। उन्होंने कहा संरचना का अध्ययन करने के साथ साथ में ये संरचनाएं प्रक्रियात्मक स्तर पर किस तरह से कार्य करती है इसका भी तो राजनीति विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रकार्य, इसमें प्रकार्य, विकार्य इत्यादि शब्दावली का इस्तेमाल करके वह तुलना के दायरे को संरचनात्मक के साथ साथ प्रक्रियात्मक स्तर तक भी ले जाता है। और डायस के अंदर संचार सिद्धांत के अंदर भार, विलोपन इत्यादि के आधार पर वह तुलना के ऊपर बल देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय के अंदर डेविड स्टर्न, आमंड और पावेल और डायस ने तुलनात्मक राजनीति के अंदर विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच में, विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों के बीच में तुलना का जो आधार है, तुलना का जो महत्व है, तुलना का जो क्षेत्र है वो बहुत अधिक विस्तृत कर दिया गया है और उसको राजनीति विज्ञान की परिभाषा के अंदर समेट दिया गया है। अब अपन संक्षेप में थोड़ा ये देख लेते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के विकास का प्रभाव क्या पड़ा है। तुलनात्मक राजनीति अपने जिन 3 चरणों से होकर गुजरी है, तो इन 3 चरणों का अध्ययन क्षेत्र पर या विषय वस्तु पर या मानव के राजनीतिक व्यवहार का सिद्धांत निर्माण के अंदर क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहला प्रभाव है गैर पश्चिमी देशों से तथ्यों की उपलब्धि। तुलनात्मक राजनीति के विकास का सबसे पहला इंप्लीकेशन या पहला प्रभाव यह पड़ा कि तुलनात्मक राजनीति के अंदर गैर पश्चिमी देशों से तथ्यों की उपलब्धि हमें अपने अध्ययन के अंदर शामिल करनी पड़ी। वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तुलनात्मक राजनीति के अंदर जो अध्ययन होता था वो पश्चिमी देशों से एकत्र तथ्यों के आधार पर ही होता था। जैसे पश्चिमी देश यूरोप हो गया, यूरोपीय महाद्वीप के सारे देश हो गए, अमेरिका हो गया, यानी जो पाश्चात्य वर्ल्ड की राजनीतिक व्यवस्थाएं थी उनकी ही परस्पर तुलना की जाती थी और तुलना के आधार पर मानव के राजनीतिक व्यवहार को समझने की कोशिश की जाती थी। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद में कई एशिया और अफ्रीका के देश पाश्चात्य देशों के चुंगल से मुक्त होकर अपनी यहाँ की शासन प्रणालियां स्थापित की, तो हुआ यह कि पाश्चात्य जो सिद्धांत थे, पाश्चात्य जो तुलनात्मक राजनीति की अध्ययन प्रणालियां थी, उनको हूबहू एशिया और अफ्रीका के विकासशील समाजों के ऊपर लागू कर दिया गया। जब लागू कर दिया गया इन देशों के ऊपर तो यह पाया गया कि इन शासन प्रणालियों का नए परिप्रेक्ष्य के अंदर वो असर नहीं दिखाई देता है जो पाश्चात्य देशों के अंदर दिखाई देता है। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यह मांग पुरजोर रूप से उठी कि अगर मानव के राजनीतिक व्यवहार को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग दृष्टिकोण से समझता है तो हमें पाश्चात्य देशों की शासन व्यवस्थाओं की तुलना करने के साथ साथ और एशिया और अफ्रीका के जो विकासशील देश हैं, जिसको अपन गैर पश्चिमी देश कहते हैं, वहां की शासन प्रणालियों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। वहां की शासन प्रणालियां किस तरह से की काम करती है इसका तुलनात्मक अध्ययन भी होना चाहिए। तो तुलनात्मक राजनीति की विकास यात्रा की सबसे पहली उपलब्धि
या पहला प्रभाव राजनीति विज्ञान पर यह कह सकते हैं कि इसमें गैर पश्चिमी देश जो एशिया और अफ्रीका के देश थे, उन देशों की शासन प्रणालियों का भी अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के अंदर किया गया। अगर संक्षेप में मैं इस बात को समझाऊं तो यह कह सकता हूं कि तुलनात्मक राजनीति की विकास यात्रा पश्चिमी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करने के साथ साथ एशिया और अफ्रीका के विकासशील राष्ट्रों के शासन प्रणालियों की तुलना करने की और अग्रसर हुई। यह काम जो है वो तुलनात्मक राजनीति के विकास का एक प्रमुख या प्रभाव माना जाता है। दूसरा है व्यवहारवादी आंदोलन। व्यवहारवादी आंदोलन तुलनात्मक राजनीति के विकास का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि तुलनात्मक राजनीति का स्नेह स्नेह जैसे धीरे धीरे विकास हुआ तो उसके अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वह मानव का व्यवहार बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले या तुलनात्मक राजनीति के विकास के शुरुआती चरणों के अंदर विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों का केवल संस्थागत, केवल औपचारिक, केवल कानूनी अध्ययन ही किया जाता था और उसके आधार पर उसकी तुलना करने के बाद में निष्कर्ष निकाले जाते थे। लेकिन तुलनात्मक राजनीति के विकास की प्रक्रिया स्नेह स्नेह जैसे ही आगे बढ़ी तब यह महसूस किया जाने लगा कि ये जो तुलना विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों का केवल कानूनी और औपचारिक अध्ययन है, ये हमें सिद्धांत निर्माण के अंदर सटीकता या वैज्ञानिकता या सही जो सांगोपांग सिद्धांत निर्माण में सहायक नहीं है। इसलिए होना यह चाहिए कि अब जो सिद्धांत निर्माण का कार्य किया जाएगा विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों की तुलना करने के लिए उसमें मानव के राजनीतिक व्यवहार को केंद्र बिंदु माना गया है। यानी इस आंदोलन के अंदर मानव का व्यवहार, अब यह व्यवहार तुलनात्मक राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया। यानी संस्था जो पहले कानूनी औपचारिक थी उसके स्थान पर व्यवहार ने एक महत्वपूर्ण स्थान धारण कर लिया गया है और इस व्यवहार का केंद्र बिंदु बनाने का कार्य भी इस तुलनात्मक राजनीति की विकास यात्रा या इस तुलनात्मक राजनीति के इतिहास को दिया जा सकता है। और तीसरा है समाज शास्त्रीय प्रभाव। तुलनात्मक राजनीति के विकास का तीसरा प्रभाव यह है समाज शास्त्रीय प्रभाव। तुलनात्मक राजनीति का शुरुआती चरण कहने का तात्पर्य द्वितीय महायुद्ध से पहले यह माना जाता था कि मानव का राजनीतिक व्यवहार जो है वो स्वायत्त होता है और केवल राजनीतिक संस्थाओं से ही प्रभावित होता है। अगर मानव के राजनीतिक व्यवहार को समझना है तो हमें संस्थाओं का केवल कानूनी या औपचारिक अध्ययन कर लेना चाहिए और इससे हमारा काम चल जाएगा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इस विषय पर बहुत गहनता के साथ समझा गया कि मानव का राजनीतिक व्यवहार स्वायत्त नहीं है या ये स्वतंत्र नहीं है। मानव का राजनीतिक व्यवहार अनेक घटकों से प्रभावित होने के बाद में एक विशिष्ट शकल प्राप्त करता है। इसलिए मानव के राजनीतिक व्यवहार को अगर हमें समझना है तो उस मानव जिस समाज में रहता है उस समाज का अध्ययन बहुत जरूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जो विकास है, जो इतिहास है, वो हमें यह सीख देता है, हमारे ऊपर यह प्रभाव छोड़ता है कि अगर मानव के राजनीतिक व्यवहार को पढ़ना है तो मानव जिस समाज के अंदर रहता है उस समाज का अध्ययन भी किया जाना चाहिए, जिसको समाज शास्त्रीय प्रभाव कहते हैं। संक्षेप में कहें तो हम यह कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का विकास यात्रा हमें इस बात के लिए बाध्य करती है कि अगर मानव के राजनीतिक व्यवहार का सांगोपांग अध्ययन करना है, मानव के राजनीतिक व्यवहार को बहुत विस्तृत परिप्रेक्ष्य में और उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में समझना है, तो मानव जिस समाज के अंदर रहता है, क्योंकि जो समाज में रहता है समाज मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करता है, इसलिए मानव के राजनीतिक व्यवहार को हम जब तक समाज के परिप्रेक्ष्य में नहीं समझेंगे तब तक मानव के राजनीतिक व्यवहार को हम अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। तुलनात्मक राजनीति हमें यह कहती है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार को अगर समझना है तो उसको समाज के परिप्रेक्ष्य में ही समझना चाहिए। तो ये तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन जो तुलनात्मक राजनीति की वजह से राजनीति विज्ञान के अंदर आए, जिसका अपन प्रभाव के रूप में अध्ययन किया। तो आज अपने तुलनात्मक राजनीति का इतिहास या विकास की यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगले पीरियड के अंदर अपन
संविधान के बारे में, चूंकि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अंदर अपन बहुत विस्तार से आगे बढ़ने वाले हैं, इसलिए संविधान और संविधानवाद जो है वो अपना अगला टॉपिक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।